स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम पाठशाला क्लब जैसार है। और आज हम इस वीडियो में रिफ्रैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो कि ब्लास्ट फर्नेस में यूज़ होता है। तो सबसे पहले एक आउटलाइन बना लेते हैं ब्लास्ट फर्नेस का जिसमें कि रिफ्रैक्टर्स हम यूज़ करेंगे। तो ये हो गया हमारा एक छोटा सा आउटलाइन जो कि ब्लास्ट फर्नेस का होता है रिफ्रैक्टिव लाइनिंग के लिए। ये ब्लास्ट फर्नेस अपना कुछ स्टेजेस में डिवाइडेड रहता है, जैसे कि पहला हो गया स्टैक रीजन, ये हो गया बेली रीजन, ये हो गया बोश रीजन और ये हो गया अपना हर्थ रीजन। ये छोटा सा रीजन है जो कि हम लोग अपना टॉयर्स रीजन्स के नाम से जाना जाता है। और सबसे पहले बात करते हैं कि ये रिफ्रैक्टर्स हम लोग यूज़ क्यों कर रहे हैं। रिफ्रैक्टर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये जो ब्लास्ट फर्नेस है ये अपना एक वेल स्ट्रक्चर्ड है जो कि स्टील शेल का बना हुआ है। स्टील शेल ये जो है आउटर कवरिंग होता है अपना, जिसको कि हम लोगों को जो अंदर के टेम्परेचर है, जैसे इसका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है ब्लास्ट फर्नेस का, इसका रहता है 1900 से लेके 2000 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो इस टेम्परेचर को सस्टेन करने के लिए जो स्टील का कवरिंग है ये सफिशिएंट नहीं होता है। इसको रेजिस्ट करने के लिए जो हीट है अंदर प्रोड्यूस हो रहा है उसको रेजिस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रिफ्रैक्टर का जो थिक लाइनिंग होता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं ताकि वो जो है स्टील कवरिंग वो उसका लाइफ बढ़ सके, ब्लास्ट फर्नेस का जो प्रोसेस है वो लंबे समय तक चल सके। जैसे कि हमारा जो रिफ्रैक्टरीज यूज़ करने के पीछे कारण बहुत सारे हैं, जैसे कि एक हो गया हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस, दूसरा हो गया अपना एब्रेशन रेजिस्टेंस, एब्रेशन रेजिस्टेंस से हम लोग ये समझते हैं कि पहला जो हम लोग बर्डन चार्ज कर रहे हैं तो ये क्या कि अपना वो घसते हुआ आता है। जो भी बर्डन हम लोग चार्ज कर रहे हैं ये क्या हो रहा है कि जो रिफ्रैक्टिव लाइनिंग हम लोगों ने कर रखा है इससे घसते हुआ आता है। तो अगर बाई चांस अगर हम लोगों ने ये रिफ्रैक्टर यूज़ ना करा तो क्या होगा कि स्टील का शेल है वो तो हीट से पेनिट्रेट होगा ही होगा, लेकिन जो बर्डन चार्ज कर रहे हैं उससे भी ये क्या होगा, एब्रेसिव होगा और उसका जल्दी लाइफ ख़त्म हो सकता है अपना स्टील कवरिंग का। तो हम लोग एब्रेशन रेजिस्टेंस को भी थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए अपना रिफ्रैक्टर्स का यूज़ करते हैं। तीसरा हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड का अटैक। इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस, जो भी अपना बर्निंग के बाद जो कोक का बर्निंग हो रहा है, कोक एक तरह का फ्यूल है जैसे कि हम लोग जानते हैं। कोक जब बर्न करता है तो क्या बनाता है, CO2 एक गैस बनाता है जो कि हाई टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है।
ये टेम्परेचर कितना रहेगा, कम से कम वही 1900 से 2000 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो कि अनस्टेबल रहता है। ये आप जब एलिंगम डायग्राम पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा, जैसे कि जो CO2 गैस है वो अबव 700 डिग्री सेल्सियस अनस्टेबल होता है। ये आप एलिंगम डायग्राम में पढ़ेंगे। और जब ये अनस्टेबल होता है तो क्या होगा कि ये जो कार्बन प्रोड्यूस है, जो कार्बन प्रेजेंट है अपना कोक में, ये इसके साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन करता है। ये एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट भी काम करता है, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा। लेकिन इसका एक और अपना डिमेरिट है, क्योंकि जो रिफ्रैक्टरीज हम लोगों ने लगाया ये फायर क्ले का है। फायर क्ले का है तो फायर क्ले का है तो क्या होगा कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये इसके साथ भी रिएक्ट करके क्या करेगा, इसको इरोड कर सकता है। ये एक इरोडिंग एजेंट कह सकते हैं इसको, इरोडिंग एजेंट का जैसे भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं, यूज़ नहीं करते हैं, मतलब इरोडिंग एजेंट है ना, तो क्या करेगा कि अपना फायर क्ले है उसको डैमेज कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग स्टील का कवरिंग है उसको भी बचाना है और अपना लाइफ भी बढ़ाना है, तो क्या करेंगे कि स्टील का कवरिंग ख़राब होने से अच्छा है कि एक थिक रिफ्रैक्टरी का लाइनिंग लगा देंगे, जिससे कि अपना टाइम जो लाइफ स्पैन है अपना ब्लास्ट होने का वो बढ़ सके। CO के साथ तो करेगा ही करेगा, लेकिन स्टील के साथ वो ना करे, इसीलिए हम लोगों ने थिक रिफ्रैक्टरी लाइनिंग लगा रखा है। ये हो गया अपना तीसरा पॉइंट।